Somebody please confirm if you are getting my audio and video very clear. Kavya? Okay, okay, thank you. Uh, अब अपने पास दो डिस्कशंस पेंडिंग है। एक तो डिस्कशन है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक लाइन और दूसरा है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पर। तो मैं पहले आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक लाइन के लिए जो लिखवा रहा हूं वो आप लिख लेंगे। देखिए, एज पर CAPM, ठीक है, ERP equals to RF plus RM minus RF into बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा है कि अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो इज RP, ठीक है, माइनस ERP। तो हम ERP का जो वैल्यू है, ये देखो, ये जो ERP का वैल्यू है, ये हम इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, ERP की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा? अल्फा P इक्वल्स टू RP माइनस ब्रैकेट के अंदर ERP का जो फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड में RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ऐसा। ठीक है, अब मैं यहां से ये बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या मिलेगा हमें? अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू RP माइनस ये RF, ये बड़ा ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अब ये जो साइंस है इन पर ध्यान देंगे। यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस साइन है और ये वाले टर्म में प्लस साइन है, पर जब ब्रैकेट आप ओपन करते हो जो प्लस साइन वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया माइनस साइन, और माइनस साइन अप्लाई करते ही ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, वो एज इट इज रहेगा। उसके अंदर जो है RM माइनस RF वो एज इट इज रहता है, RM माइनस RF इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो हमारी छोटी ब्रैकेट हमने अभी भी एज इट इज रखा है, बड़ा ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। अब ये जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म हम इस साइड शिफ्ट कर दें तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा अल्फा P, दैट इज अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, ये पूरा टर्म जिसका मेन साइन माइनस है राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो प्लस RM माइनस RF, अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो बचता है वो रहेगा RP माइनस RF। अब पहले तो एक काम करो,
मुझे इतना कंफर्म करो कि यहां तक आप लोगों ने सबने लिख लिया और समझ भी लिया क्या? कोई कंफ्यूजन है तो पहले बता दो। एकदम पक्का क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। इसके बाद यहां से आगे फॉलो अप करें तो हमने यहां पर लिख लिया, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, आर पी माइनस आर एफ, आर पी माइनस आर एफ इक्वल्स टू अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। और इसे हम फॉर्मेट में डाल देते हैं एज, ये जो इक्वेशन आई इसे हम ऐसे बता देते हैं कि भाई ये है y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ये फॉर्मेट पर ले आए हम इस इक्वेशन को, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब यहां पर y क्या है बताइए, सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। y जो है ना, y दैट इज आर पी माइनस आर एफ, ठीक है। जो x है दैट इज आर एम माइनस आर एफ, और जो अल्फा है दैट इज अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो, और जो बीटा है दैट इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, जिस तरह हमने डिफाइन किए सारे वेरिएबल्स। अब जब इस फॉर्मेट में आप इस इक्वेशन को ला चुके हो, जब इस फॉर्मेट में आप इस इक्वेशन को ला चुके हो, तो यही तो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन। यही बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन। अब सुनो बेटा, मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं, किसमें किसमें, एसएमएल और कैरेक्टरिस्टिक लाइन में। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का ओरिजिन पॉइंट एक ही है, सीएपीएम। ठीक है। देखो, पहले मुझे बताओ, यहां तक लिख लिया सब कुछ? यहां तक लिख लिया ना सब कुछ? अब सुनो, ग्राफिकली, ग्राफिकली मैं एसएमएल पर फोकस करूं। एसएमएल, एसएमएल का इक्वेशन कैसे आएगा? इट इज y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स। ये एसएमएल का इक्वेशन हुआ। और यहां पर वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। y क्या रहेगा? y विल बी ई आर पी, ठीक है। फिर a क्या है, या पहले x बता दें, x क्या है? तो x इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। फिर a क्या है? a इज रिस्क फ्री रेट। एंड जो b है, b इज आर एम माइनस आर एफ। जब वेरिएबल्स को आप इस तरह से डिफाइन कर रहे हो सीएपीएम में, आपने y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स इस तरह से डिजाइन किया,
तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ग्राफ कैसे बनेगा, आप बताइए। ग्राफ कैसे बने, आप बताइए। मैं ऐसे ड्रॉ करूं, स्टाइल ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए। तो कैसे बनेगा, ये देखो, ये इस पॉइंट पर आया आर एफ, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं बीटा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। एक्स एक्सिस में ले रहे हैं हम बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम ई आर पी। और हमारा इक्वेशन जो जाएगा, जैसे जैसे बीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी। तो एक लाइन यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट आर एफ से। तो ये जो लाइन बनी ना बेटा, ये लाइन जो है, दिस इज एस एम एल, ठीक है। एस एम एल, इसमें ये जो रिस्क फ्री रेट है वो बेस बन जा रहा है आपका, रिस्क फ्री रेट जो है वो बेस बन जा रहा है, ये रिस्क फ्री रेट है। तो इंटरसेप्ट जो है वो रिस्क फ्री रेट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एसएमएल की लाइन है, एसएमएल की लाइन में एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट हो रहा है वो देखिए। एक्स का वैल्यू है पोर्टफोलियो बीटा, और वाई का वैल्यू है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। ये देखो, ये एसएमएल बना, है ना। दोनों का ओरिजिन सीएपीएम से हो रहा है, बट दोनों में वेरिएबल्स अलग अलग है। इसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं वो देखो, वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों वेरी कर रहे हैं, बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों वेरी कर रहे हैं। अब मैं ड्रॉ करने जाऊं जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन, तो ये भी ओरिजिन तो वहीं से हुआ है, बट इसका फॉर्मेट जो है दैट इज वाई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। चलो मैं वो भी ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ये मैंने एक्सेस ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ प्लॉट कर दूं, तो भाई ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ एक्स की वैल्यू मैं जो ले रहा हूँ, और वाई एक्सिस पर जो मैं वाई की वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ, उन दोनों में फर्क देखो जी। यहां पर एक्स क्या है, ये देखो, एक्स को हमने डिफाइन किया है आर एम माइनस आर एफ, और वाई को डिफाइन किया है आर पी माइनस आर एफ। ये देखो, इक्वेशन वही है। एक्स जो है ना, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ, ये बन जाएगा एक्स, ठीक है, ये एक्स है। और वाई जो है ना, वाई है आर पी माइनस आर एफ। वाई जो है वो है आर पी माइनस आर एफ, एक्स जो है वो आर एम माइनस आर एफ। जो इंटरसेप्ट टर्म है, इस बार इंटरसेप्ट टर्म वो है अल्फा, वो है अल्फा। यानी कि अल्फा, अल्फा
कहीं पर भी हो सकता है। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है। आरएफ कभी भी नेगेटिव नहीं होता एक्सेप्ट रेयरेस्ट केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जापानीज मार्केट देखोगे तो वहां पर रिस्क फ्री रेट नेगेटिव है। यानी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पैसे भी डिपॉजिट कराओ और पैसे इंटरेस्ट भी पे करो आप। ठीक है ना। अब इंडियन कोई जाएगा बंदा जापान में तो बोलेगा पागल हो गया हो क्या, एक तो पैसे भी मैं मेरे डिपॉजिट करूं ऊपर से इंटरेस्ट भी मैं दूं। वो लोग का फंडामेंटल क्या है कि भाई हमको आपके पैसे चाहिए ही नहीं। आप चाहते हो कि हम आपके पैसे अपने पास सेफ रखें तो उसका चार्जेस लगेगा, इसलिए हम आपसे लेंगे, आपको देंगे कुछ नहीं। समझ रहे हो? दैट इज अ पॉइंट। अब एनीवे यहां पर अल्फा बन गया इंटरसेप्ट। यहां पर इंटरसेप्ट था क्या, रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट हमेशा पॉजिटिव रहता है, इन रेयरेस्ट केस वो नेगेटिव होगा। बट अल्फा जो है ना, अल्फा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आप यदि अल्फा से स्टार्ट होती ये लाइन ड्रॉ करें, अल्फा से स्टार्ट होती आप ये लाइन ड्रॉ करें यहां से, तो ये लाइन जो बनेगी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक लाइन। अब कैरेक्टरिस्टिक लाइन में वेरिएबल क्या हुए, वेरिएबल क्या हुए, देखो देखो कैरेक्टरिस्टिक लाइन में वेरिएबल क्या है। ये आरपी माइनस आर एफ वाई एक्सिस वाला वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। आर एम माइनस आर एफ एक्स एक्सिस का वेरिएबल है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अल्फा इंटरसेप्ट है, अल्फा इंटरसेप्ट है। और बीटा स्लोप बन गया, बीटा स्लोप बन गया। ये देखो ये जो स्लोप है इस लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप है, ये स्लोप जो है, स्लोप इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। एंड अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो जो था, अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो वो हमारा इंटरसेप्ट है। अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो हमारा इंटरसेप्ट है। अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो हमारा इंटरसेप्ट है। अब देखो फर्क देखो, इसमें क्या दिख रहा है। जैसे जैसे इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ाओगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा। बट रिस्क इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव रिस्क मेजर्ड एज बीटा। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेस रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो भी बढ़ता जाएगा। किस डिग्री से बढ़ेगा, स्लोप क्या रहेगा, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो विल बी द स्लोप। और आपका जो मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज अल्फा। अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ये इसमें स्क्वेजर की बुक में जो पॉइंट आपको स्टार्टिंग में शायद क्लियर नहीं हुआ था, अभी मैं दिखा दूं। एलओएस 84 पॉइंट ई के एंड में जो पैराग्राफ जो ग्राफ दिख रहा है, एलओएस 84 पॉइंट ई दिख रहा है। एलओएस 84 पॉइंट ई एंड में ग्राफ, उसमें यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है ग्राफ में, एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, आर एम माइनस आर एफ एक्सेस मार्केट रिटर्न है ना। और वाई एक्सिस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है,
एक्सेस रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आरपी माइनस आरएफ। उन्होंने आर आई लिखा है, ठीक है, हम पोर्टफोलियो को पी से डिनोट कर रहे हैं, उन लोगों ने आई से डिनोट किया है, ठीक है। दैट इज आर पी माइनस आर एफ। ये देखो, ये अल्फा, और ये जो स्लोप है वो बीटा। और बीटा कैसे मेजर किया जाता है ये तो आपको आता है, बीटा का फॉर्मूला तो आपको आता है। तो बेटा, दोनों ही लाइंस का ओरिजिन एक ही जगह से हुआ। देखिए, दोनों लाइन का ओरिजिन हुआ है सीएपीएम से। तो जो ओरिजिनली इक्वेशन थी ये वाली, ओरिजिनली ये वाली जो इक्वेशन थी, ये एसएमएल की इक्वेशन हुई ना। दिस इज एसएमएल, दिस इज एसएमएल। और उसी से डिराइव करते करते हम आ गए किस पर, कैरेक्टरिस्टिक लाइन पर। बट जो आपके वेरिएबल्स हैं वो बदल गए, वेरिएबल्स बदल गए। मेरा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन का, दैट इज LOS 84 पॉइंट आई। मुझे 3 मॉडल्स सिखाने हैं आपको, 3 मॉडल्स, दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा। 3 मॉडल्स सिखाने हैं मुझे आपको। बेटा क्या कुछ, कोई कंफ्यूजन है कि सब चीज क्लियर है? वेदांत, कंफ्यूज दिख रहे हो? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कोई बात ना समझी हो तो। मैं अब जो बताने जा रहा हूं, दैट विल बी 3 थिंग्स। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरा सॉल्व करा सकता हूं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, शुरू करें। तो आप मेरे साथ साथ ये एग्जाम्पल, CML वर्सेस SML ग्राफ, वो तो बहुत इजी है। टेढ़ा काम था CML वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो तुम CML वर्सेस SML पूछ रहे हो कि SML वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक लाइन पूछ रहे हो? CML वर्सेस SML पूछ रहे हो ना। बहुत इजी है वो तो। ये देखो, CML वाली जो इक्वेशन है, CML वाली इक्वेशन है, तो मैं CML का ग्राफ आपको बता दूं यहीं पर ना। ये देखो, ये SML का दिख रहा है ग्राफ, ये SML का ग्राफ है। CML में सब कुछ ऐसा ही होता है, ये जो बीटा है ना, बीटा, इसके बदले स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, बस इतना ही फर्क। क्योंकि ये रिलेटिव रिस्क है, वो एब्सोल्यूट रिस्क। कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज बिल्ट ऑन अ डिफरेंट वेरिएबल, बट SML एंड CML दोनों रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। बट SML is based on beta, relative risk measure. CML is based on standard deviation, that is absolute risk measure. ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगा, और आप भी मेरे साथ साथ वो एग्जांपल लिख लेंगे। ठीक है। ये हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं 84 पॉइंट आई, और इस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा 84 पॉइंट आई समझा दूंगा। उसके बाद आपको पढ़कर सिर्फ ब्रशअप कर लेना है, और कहीं कोई डाउट आए तो पूछ लेना।
एग्जाम्पल। ठीक है। वैसे एग्जाम्पल से पहले चलो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत थियरी समझा देता हूँ, एक बार पहले जस्ट ब्रश अप के लिए। देखो, मैं बात कर रहा हूँ शार्प्स रेशियो, जो आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हो एज रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। सॉरी, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। ठीक है। हाउ डू यू कंप्यूट? फॉर मार्केट, फॉर मार्केट it is RM minus RF divided by sigma M. तो फॉर पोर्टफोलियो it will be RP minus RF divided by sigma P. उसके बाद आता है ट्रेनर्स रेशियो। ट्रेनर्स रेशियो फॉर मार्केट it is RM minus RF divided by बीटा ऑफ मार्केट। अब बीटा ऑफ मार्केट तो वन होता है, बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज वन। मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज वन। बिकॉज बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज वन, ये जो रेशियो है ये एक्चुअल में हो जाता है RM माइनस RF। दैट्स ऑल। ये ट्रेनर्स रेशियो हो जाएगा RM माइनस RF, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो वन आएगा। अब फॉर पोर्टफोलियो, फॉर पोर्टफोलियो इट विल बी RP माइनस RF डिवाइडेड बाय सिग्मा P। और जेनसेंस अल्फा के लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अल्फा का तो मतलब आप जानते हो, RP माइनस ERP, है ना। अब चलिए मैं आपको वो एग्जाम्पल बताऊं, ऐसा एग्जाम्पल जो तीनों एस्पेक्ट्स को कवर कर ले। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिग्मा M, सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट हम ले लेते हैं। सिग्मा M ले लिया हमने से 8%। ठीक है। फिर रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो RM ले लिया हमने 20%, और RF ले लिया 10%। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो कोरिलेशन बिटवीन पोर्टफोलियो एंड मार्केट, इसे पेंडिंग रखते हैं एक मिनट के लिए। हम्म, मैं आपको पहले बता दूं सिग्मा P यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सपोज ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो है 12%। ठीक है। एंड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो RP जो है वो है
30%। ठीक है। और कोरिलेशन बिटवीन पोर्टफोलियो एंड मार्केट दिया हुआ है 0.8। अब आपसे रिक्वायरमेंट ऐसी रखी जा रही है, इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। Evaluate the portfolio performance using the following models. Number one, Sharpe's model. Number two, Trainer's model. And number three, Jensen's model। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। चलें शुरू करें। सबसे पहले शार्प्स मॉडल लेते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेते हैं शार्प्स मॉडल। शार्प्स मॉडल। ठीक है। और यहां हम लेंगे पहले शार्प्स रेशियो फॉर मार्केट इक्वल्स टू। अब बताओ भैया, शार्प्स रेशियो फॉर मार्केट फॉर्मूला क्या है? आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एम। हमारे डेटा में आर एम माइनस आर एफ ये रहा, आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एम। 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8। 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8, ये आया भैया 1.25। ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे आप? इंटरप्रेट कैसे करोगे? व्हाट इज दिस 1.25? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन है यहां। अरे मैं लिख लेता हूं पहले। मैं पहले लिख लेता हूं। फॉर एवरी 1% SD, for every 1% standard deviation, the excess return is 1.25%। ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। ये 1.25 है क्या? इसे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्यों कहते हैं? फॉर एवरी 1% स्टैंडर्ड डेविएशन द एक्सेस रिटर्न इज 1.25%।
अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर टू में। ये नंबर टू मतलब शार्प्स रेशियो ही चल रहा है। शार्प्स रेशियो फॉर पोर्टफोलियो। बताओ भैया, शार्प्स रेशियो फॉर पोर्टफोलियो फॉर्मूला क्या है? ये रहा। फॉर पोर्टफोलियो, आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय सिग्मा पी। अब बताओ आरपी क्या है? आरपी है 30%, आरएफ 10% है। तो 30 - 10 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ जाता है? ये कितना आ जाता है? 30 - 10 हो गया 20। 20 डिवाइडेड बाय 12, 1.6667, यानी मैं 1.67 लिख सकता हूँ। 1.67। 1.67 आ गया। इंटरप्रिटेशन वही रहेगा। फॉर एवरी 1% स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेस रिटर्न इज 1.67%। कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन, कंक्लूजन शार्प्स रेशियो फॉर पोर्टफोलियो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केट। ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केट। फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा? एज पर शार्प्स मॉडल, the portfolio performs better than the market. डन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब इसी तरह ट्रेनर्स रेशियो लेते हैं। तो अब सॉल्यूशन बनाएंगे हम ट्रेनर्स मॉडल के थ्रू। हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रेनर्स मॉडल। ट्रेनर्स मॉडल, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसमें आएगा ट्रेनर्स रेशियो फॉर मार्केट। इट इज सिंपली RM minus RF, that is equal to 20 - 10, that is equal to 10।
and trainers ratio for portfolio RP minus RF divided by बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, ये चाहिए हमें। ये कंप्यूट करने के लिए पहले तो आपको बीटा जानना पड़ेगा। बीटा तो दिया नहीं है, बीटा आप कंप्यूट करोगे। ठीक है, तो बीटा कंप्यूट कर लेते हैं। तो बीटा कैसे निकालोगे? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो divided by standard deviation of market into correlation between portfolio and market, that is equal to। बताओ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो कितना दिया हुआ है एग्जांपल में? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो 12% है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट 8% है, और कोरिलेशन 0.8 दिया है। तो ये लिख लेते हैं 12/8 इंटू 0.8 कितना आ गया? ये आ जाएगा 1.2 टाइम्स। ये बीटा आ गया 1.2 टाइम्स। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं। ट्रेनर्स रेशियो फॉर पोर्टफोलियो क्या आएगा बताइए? आरपी माइनस आरएफ। आरपी कितना है? 30 - 10 डिवाइडेड बाय 1.2। करो, 30 - 10 डिवाइडेड बाय 1.2। 20 डिवाइडेड बाय 1.2 कर लो, 16.67 आएगा। 16.67 आ रहा है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो। ये आया 10, ये आया 16.67। तो ट्रेनर्स रेशियो फॉर पोर्टफोलियो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केट। लिख लेते हैं। द ट्रेनर्स रेशियो फॉर द पोर्टफोलियो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केट। देयरफॉर पोर्टफोलियो performs better than market। पोर्टफोलियो परफॉर्म बेटर देन मार्केट। ये पूरा ट्रेनर्स रेशियो, ट्रेनर्स मॉडल हमने अप्लाई कर दिया। मुझे पहले कंफर्मेशन देंगे कि यहाँ तक बातें क्लियर है? एकदम क्लियर। अब लास्ट पार्ट बचा है जेनसेंस मॉडल। तो हम लिख लेते हैं। जेनसेंस मॉडल और जेनसेंस अल्फा। भैया, ये सीएपीएम का इक्वेशन ही जेनसेन ने बनाया है। तो जिसको आप नॉर्मली अल्फा कहते हो वही तो जेनसेंस अल्फा है। इसमें नया कुछ है ही नहीं। जिसको सीएपीएम आता है उसको जेनसेंस अल्फा आता है। तो भाई अल्फा इक्वल्स टू आर पी माइनस ई
ERP। तो पहले ERP डिफाइन कर लेते हैं। पहले ERP डिफाइन कर लेते हैं। ERP इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF into beta, that is beta of portfolio, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? RF कितना है? 10% प्लस RM माइनस RF 20 - 10 इंटू 1.2, बीटा भी 1.2 आया था, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 1.2 12 हो जाएगा, 22%। ये आपका ERP का कैलकुलेशन आ गया। ये ERP का कैलकुलेशन हो गया। अब अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू आरपी दिया हुआ है 30% माइनस ERP हमने निकाला 22%। तो अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया 8%। कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन लिखेंगे एज जेनसेंस अल्फा is positive, the portfolio is favorable। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। ये हो गया भाई, ये जेनसेंस मॉडल, ये जेनसेंस मॉडल आ गया। ये आपका पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। जेनसेन में ध्यान रखना, हम मार्केट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अल्फा पॉजिटिव आया तो पोर्टफोलियो फेवरेबल है, ठीक ठाक। अल्फा नेगेटिव आया मतलब पोर्टफोलियो अनफेवरेबल है, नहीं चलेगा। तो पोर्टफोलियो अनफेवरेबल है मतलब उससे अच्छा तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते, खुद का पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हो? पैसिव इन्वेस्टमेंट वाज बेटर, ठीक है। बट आपका पोर्टफोलियो फेवरेबल है मतलब इट इज प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, इट्स प्रोड्यूसिंग सरप्लस रिटर्न्स। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट पर डाउट है? तो बेटा इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो चैप्टर अभी हम सीख रहे हैं चैप्टर 2, इसको बहुत अच्छे से रेडी करो। आपने देखा होगा कि मैंने हर एक चीज को काफी डिटेल में समझाया हुआ है, और आपको इसको
पढ़ पढ़ कर प्रैक्टिस कर करके इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने मेरे एंड से पूरा सिखा दिया आपको, एंड आई एम श्योर आपको मेरे साथ इस डिस्कशन चलते में भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कितनी डेप्थ पर ले जा रहा हूं। अपना अब एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, जो बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं उसको रैपिडली डिस्कस करके कंप्लीट कर देता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। तो 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं।
ये बहुत इजी चैप्टर है। आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? रिस्क मैनेजमेंट, इसमें मेरा जो रोल मैं समझता हूँ, दैट इज मेनली टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक टर्म्स जिसको लेकर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकते हैं। इनिशियल पार्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे बताने का है अलग अलग टाइप के जो रिस्क है ये। जैसे कि यहां से शुरू होता है, आप क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? ये फाइनेंशियल रिस्क में ये सब आता है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क में दूसरे आएंगे। पहले ये तीन को डिस्टिंग्विश कर पाते हो? मार्केट मतलब बेसिकली मार्केट रिलेटेड रिस्क है। अभी हमने ये फिक्स्ड इनकम में, और हालांकि डेरिवेटिव मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, बट फिक्स्ड इनकम में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए। तो मुझे एक बार एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़कर देख लो कि भाई ये तीन रिस्क का मीनिंग आपको क्लियर है कि क्लियर नहीं है। और थोड़ा जल्दी करेंगे, कंफ्यूजन है तो पूछो, कंफ्यूजन नहीं तो मुझे ग्रीन सिग्नल दो आगे बढ़ने के लिए। इजी टॉपिक्स में टाइम खराब नहीं करना हमें, मतलब जहां जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क। क्लियर है? उसके बाद नॉन फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये देखो कहाँ से स्टार्ट होता है और कितने कंपोनेंट्स। ये देखो, ये ऑपरेशनल रिस्क, सॉल्वेंसी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल रिस्क। इसमें टैक्स रिस्क भी इंक्लूडेड है बिकॉज इट इज अल्टीमेटली फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड। लीगल रिस्क, मॉडल रिस्क, टेल रिस्क, अकाउंटिंग रिस्क, बस इतने ही। इसके बाद कुछ अलग से भी टर्म्स आएंगे जैसे मोर्टालिटी एंड लॉन्जिटिविटी रिस्क। ये अलग से स्पेसिफिक एंटिटीज लाइक इंश्योरेंस कंपनी वगैरह को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट पहले आप मुझे इन सारे टर्म्स का मीनिंग, जहां जहां मीनिंग क्लियर नहीं है वो मुझसे आप पूछिए। बट उसका जो वन लाइनर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, एक बार उसे पढ़ लेंगे। बहुत सारी चीजें तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है ना मुझे। जैसे सॉल्वेंसी रिस्क क्या होता है, इट इज वेरी क्लियरली नोन, है ना? तो एक बार सारे फटाफट पढ़ लीजिए, जहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन ऐसे होगा कि एक रिस्क का नेचर बता देंगे और बोलेंगे विच टाइप ऑफ रिस्क विल यू कैटेगराइज दिस, और उसमें तीन नाम दे देगा ए बी सी, आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करने की ये वाला रिस्क है। और वो ऑप्शंस कभी कभी इतने क्लोज देते हैं कि कभी आपको क्लियर मीनिंग नहीं मालूम होगा, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो गो थ्रू दिस एंड लेट मी नो कि क्या क्या पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ पा रहा है, वॉट एवर।
मॉडल रिस्क, दिस इज द रिस्क दैट एसेट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस एनालिटिकल मॉडल्स आर इनकरेक्ट। देखो बेटा, ये मॉडल का मतलब जो हम बोलते हैं ना, शेयर वैल्यूएशन मॉडल, जैसे हमने फ्री कैश फ्लो मॉडल यूज किया, या हमने गॉर्डन्स मॉडल यूज किया, ठीक है, या वॉल्टर्स मॉडल यूज किया, कौन से मॉडल को यूज करके आप शेयर का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, आपके मॉडल के सिलेक्शन में या मॉडल के एप्लीकेशन में जहां पर एरर होने का चांस है। जैसे किसी जगह पर पर्टिकुलर मॉडल सूटेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज किया, बट ऐसी कंपनी पर यूज किया जो डिविडेंड देती ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो वहां पर आपको प्राइस अर्निंग मॉडल या फिर एफसीएफएफ या एफसीएफई अप्रोच यूज करना चाहिए था। आपने डिविडेंड मॉडल यूज कर दिया, गलत हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन और रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ मॉडल, उसकी वजह से जो रिस्क आता है, दैट इज मॉडल रिस्क। एक बार कंफर्म करेंगे, आर वी क्लियर विद दैट? तो जिसे डाउट पूछने के बाद वो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, वो आपको मुझे फिर से असेस करके बताने का है। उस पूरी लिस्ट में और कोई ऐसा पॉइंट जहां पर डाउट आ रहा हो? कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैंने ये बोला कि टाइम हमें अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना, बट इसका ये भी मतलब नहीं कि हम रश करें यहां से। टेक योर टाइम। पॉइंट क्लियर है तो मुझे ग्रीन सिग्नल दो, कोई डाउट है तो डाउट पूछो। आई एम वेटिंग फॉर यू। टेल रिस्क, देखिए, दिस रिस्क दिस इज द रिस्क दैट extreme events, those in the tails of the distribution of outcomes, are more likely than the organization's analysis indicates, especially from incorrectly concluding the distribution of outcomes is normal। बेटा, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा इस टाइप का आप बेल कर्व बनाते हो, है ना, और जो एक्सट्रीम एंड्स आते हैं उनको हम टेल्स कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हुआ, यानी नॉर्मल लेवल पर मतलब उसका स्क्यूनेस जीरो है, उसका कर्टोसिस अपनी लिमिट में है। बट इफ इट इज फैटर टेल्स, यानी कि एक्सट्रीम आउटकम्स की भी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। समझ रहे हो? तो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो असेस करने में आपने गलती कर ली हो, या टेल में जितना रिस्क, मतलब टेल में जितने एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकते हैं आपने उसको फोर्सी ना किया हो, यानी टेल रिलेटेड एक्सट्रीम आउटकम्स, टेल का मतलब ही एक्सट्रीम आउटकम्स। तो ऐसे फैक्टर्स जिसको आपने अकोमोडेट नहीं किया, वो फैक्टर्स भी प्रेजेंट है बट आपके एनालिसिस में नहीं आए, तो वो टेल रिस्क में आ जाएगा। ओके, लॉन्जिटिविटी रिस्क, ये आगे दिया ना, ये वाला, मतलब ये नेक्स्ट पैराग्राफ का बोल रहे हो आप, है ना? फॉर इंडिविजुअल्स रिस्क सच एज रिस्क ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी रिस्क प्रायर टू प्रोवाइडिंग देयर फैमिलीज, और लॉन्जिटिविटी रिस्क सो दैट एसेट्स रन आउट
आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लान। देखो बेटा, अ, मैं 7 साल बाद रिटायरमेंट लूंगा, तब मेरी एज होगी 55। मेरा एक्सपेक्टेड एज 80 ईयर्स होगा, ये मेरा अजम्पशन है। करेक्ट, ये मेरा अजम्पशन है। जरूरी क्या कि मेरा एज एग्जैक्टली 80 हो? उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है ना? मैं तो मानकर चल रहा हूं कि मैं रिटायरमेंट 55 पर लूंगा, तब तक भी मैं रहूं कि नहीं, कोई गारंटी थोड़ी ना है। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इंसान की लाइफ का तो कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है। तो किसी इंसान का डेथ बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो मोर्टेलिटी रिस्क में आता है। और किसी ने ये मान लिया कि भैया मैं 80 ईयर्स तक सरवाइव करूंगा, तो 55 की एज में भैया मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 55 से 80 का भी जो डिस्टेंस है वो 25 साल का डिस्टेंस है ना? तो 25 साल तक मुझे सरवाइव करना है, तो मैं उतने रिसोर्सेज बनाकर रख लूं कि भाई 25 साल तक मेरा सर्वाइवल ढंग से हो जाए। अब भैया मैंने रिसोर्सेज 80 80 के रिटायरमेंट के हिसाब, आई मीन 80 के मोर्टेलिटी के हिसाब से बनाए, बट मेरी एज 90 निकल पड़ी, तो मैं आखिरी का 10 साल सरवाइव कैसे करूं? मतलब मैं खाऊं कहां से? क्योंकि मैंने तो प्लानिंग 80 तक की थी, अब मैं जिंदा ही हूं, मैं मरा ही नहीं, तो क्या होगा? तो वो उल्टा हो जाता। मोर्टेलिटी रिस्क, अर्ली डेथ रिजल्ट्स इनटू मोर्टेलिटी रिस्क, लेटर डेथ लॉन्जिटिविटी रिस्क। ये बड़ा इजी गोइंग डिस्कशन है, ठीक है? इसमें इंश्योरेंस और ये और वो सब दुनिया भर के मैटर्स हैं, ठीक है? बट ये टर्म्स, ये सब जो टर्म्स है, जैसे आपको टर्म ये क्लियर नहीं था, ये पूछकर आप क्लियर करवा लो, दैट इज गुड। अब रिस्क मेजर करने, अब भैया रिस्क मेजर करने, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एब्सोल्यूट रिस्क मेजर, बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क मेजर, बॉन्ड ड्यूरेशन में ड्यूरेशन का क्या रोल है, ड्यूरेशन क्या मेजर करता है, सब कुछ आपने सीखा हुआ है। इसमें कोई भी नई बात है ही नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। तो कैन वी ऑल अग्री कि ये डिस्कशन की जरूरत ही नहीं? अच्छा, अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, डेल्टा गामा वेगा रो, ये तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, ये आपने डेरिवेटिव में सीखा होगा, ऑप्शन वैल्यूएशन में सीखा होगा ना, डेल्टा गामा वेगा रो। ये सारे ऑप्शन ग्रीक्स है, ऑप्शन ग्रीक्स, ये डेरिवेटिव्स है बेटा। तो आपने यदि इसमें डाउट है, तो मैं डेरिवेटिव जब, फॉर्चुनेटली डेरिवेटिव का रिवीजन भी मैं आपका लेने वाला हूं, तो मैं वहां पर ये सब कवर कर दूंगा। इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस, तो मुझे वहां पर याद दिला देना। वहां पर तो, इनफैक्ट आप क्या याद दिलाओगे, वहां पर तो ये डिस्कशन करना ही पड़ेगा कि ऑप्शन वैल्यूएशन का पार्ट बनेगा ये। VAR लास्ट में, वैल्यू एट रिस्क, जो टेल रिस्क की बात हम कर रहे थे, टेल रिस्क, वहीं पर से इंपैक्ट आता है। अब आपको ध्यान में हो तो कल हमने रिस्क असेसमेंट रेंज से देखा था, याद है आपको? मैंने बोलूं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हो या रेंज बताया हो, दोनों का इम्प्लीकेशन तो सेम ही है। याद आ रहा है वो पॉइंट हमने जब वो एमसीक्यूज डिस्कस किए थे बुक से? तो वो जो रिस्क था, जहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ना बताकर हम रेंज बता दें, तो जो रेंज बताने की बात है, वहीं पर तो आता है मैटर ऑफ वैल्यू एट रिस्क। तो VAR आपके बेसिकली करिकुलम में पूरा थियरी दिया हुआ है, आपको VAR का एप्लीकेशन मतलब एग्जाम में नहीं आने वाला, लेवल 1 में, लेवल 2 में आता है। पर आपको एक बोलते हैं ना कि उसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझने का मन करता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि आपके समझ में ना आए। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में, मतलब QM में आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीखा हुआ है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एप्लीकेशन है वो, ठीक है? तो आपको मैं एक वीडियो लिंक भेजूंगा, मैं एग्जाम व्यू पॉइंट से उसको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ,
ये आप अपने इंटरेस्ट से उससे देखना चाहें कि वीएआर का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो कैसे अप्लाई करना है, और आगे का बस ये सिर्फ थियरी है, इसमें कुछ और है ही नहीं ज्यादा जी। ये बेसिक टर्म्स, ये कैसा है ना, एक बार अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपको पूरा रीड कर लेना है। हाँ, क्यूएम में, क्यूएम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूएम में वीएआर अलग से नहीं है बेटा। क्यूएम में वीएआर जो होगा ना, उसका सिर्फ वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसका क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां है वहां पर वीएआर आएगा, है ना। उसका एक, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखते हैं, तो भाई एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में देखते हैं, फिर वहीं पर उसका एप्लीकेशन आता है वीएआर की स्टडी में, है ना। तो वो सब आपने देखा होगा डेफिनेटली। बट ये कैसा है कि इसको एक बार रीड करके आपको समझ लेने का है, स्क्वेजर के नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैंने आपको जहां जहां पर प्रिकॉशन दिए थे कि भाई कौन कौन सी जगह स्क्वेजर में ठीक से नहीं दिया हुआ है, जहां पर आपको मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, यानी कि आपको सीएफए इंस्टीट्यूट का कोर मटेरियल पढ़ना चाहिए, वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको फॉलो करने का है। तो बेटा आज तो आप लोग के पास काफ़ी टाइम भी है, ठीक है, क्लास तो अपना हो गया पूरा, इसमें कुछ है नहीं और डिस्कस करने जैसा। आप लोग पोर्टफोलियो में कोई भी डाउट्स आते हैं तो हमने डिसाइड कर रखा है कि मंडे में अलग से टाइम डिवोट करूंगा आपके लिए, यानी मंडे का जो भी रिवीजन प्लान अपना है वो हो जाने के बाद मैं मंडे अलग से आपको टाइम दूंगा लेटर पार्ट पर। आप इसलिए मंडे की सुबह सुबह ही मुझे बता देना कहीं कोई डाउट्स डिस्कस करने हैं तो। आपको 2 दिन सिंसियरली तैयारी करनी है, आज और कल होने वाली मॉक टेस्ट की। और बेटा एफएसए और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों टेस्ट किया जाएगा। आई बिलीव आप लोग इस स्ट्रैटेजी को भी समझ पा रहे हो ना, कि इससे एफएसए में टच बना रहे। तो बस फिर और क्या चाहिए, आप भिड़ जाओ अपनी रिवीजन में, प्रिपरेशन में। अभी आप लोग एक ब्रेक ले लो, और ब्रेक लेकर एक आधे घंटे बाद जब भी बैठते हो, बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का थरो प्रिपरेशन करो। अच्छा, कोई डाउट पहले आ गए तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट डाल देना। मेरा भी डायरेक्ट नंबर आपके पास है, ठीक है, आप ग्रुप में डालना, ताकि क्या है बाकी लोग को भी वो डाउट दिखे, ताकि मैं आंसर करूं उस ग्रुप में तो सब लोग को उसका आंसर भी मिल जाए, यानी सबके लिए वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप में डालना ज्यादा अच्छा है। दैट्स इट। तो एक बार मैं आप लोग से एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ, और एकदम ऑब्जेक्टिव बेसिस पर मुझे आप बताएंगे कि आपको कौन सी रिवीजन क्लास ज्यादा एडवांटेजफुल या ज्यादा बेनिफिशियल लगी, एफएसए वाली या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली। मुझे अ, आप लोग एक्चुअल में वॉइस आप लोग का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो मुझसे बात कर सकते, एक काम करो ना, अ, आप लोग मुझे एक बार फोन ही कर देना, ठीक है। तो मैं फोन पर आपसे बात करके मैं समझना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, ठीक है, कि विच रिवीजन क्लास यू फाउंड मोर बेनिफिशियल। दोनों रिवीजन क्लास ली है मैंने ही, एफएसए एंड पुट, और मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या आपको और, क्योंकि आने वाले जो सब्जेक्ट्स के रिवीजन बाकी हैं उनको हम स्टार्ट करने से पहले आपके जो फीडबैक मुझे मिल जाएंगे, तो आपकी कोई और एक्सपेक्टेशन हो उसे मैं ब्लेंड करके आने वाले रिवीजन क्लास में इंक्लूड कर सकूं। काव्या तुम तो कनेक्ट कर सकते हो ना ऑडियो। Yes, तो मेरा क्वेश्चन क्लियर है काव्या, कि बिटवीन एफएसए एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा लगा। एफएसए का लास्ट वाला जो पार्ट था वो मतलब इतना अच्छे से हमको एक्सप्लेन नहीं किया था। जब हमारे लेक्चर्स चालू थे तो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही हुआ था वो। इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होके कंसेप्ट अच्छे से सिखाया है। और पोर्टफोलियो में भी जो एमसीक्यूज वगैरह करा है वो अच्छे से हुए सब। तो मैं और तो लाइक यहाँ बहुत वगैरह भी गुड। हम्म, ओके, वेदांत को एफएसए ज्यादा बेनिफिशियल लगा, ठीक है।
हो सकता है जैसा भी आपका जो भी व्यू हो। और आप मुझसे एडिशनली आने वाले सब्जेक्ट्स के जो मैं रिवीजन क्लास लूँ वहाँ पर आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, ताकि मैं उन रिवीजन क्लासेस में उसे ब्लेंड कर लूँ। ठीक है। तो ठीक है काव्या और पूर्वा, तुम भी मुझे लिख कर बता सको तो भी चलेगा। तो फिर फोन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अभी मालूम पड़ जाएगा ऑन द स्पॉट। ये तो कैसा, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला आंसर हो गया कि दोनों ही अच्छा था सर। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ज्यादा अच्छा ताकि क्या है मैं कंपेयर कर सकूं कि मैंने कहाँ पर आपके लिए ज्यादा अच्छा काम किया। भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं आपको बेस्ट दे सकूं, है ना। डेरिवेटिव का रिवीजन तो मैं वहां आऊंगा तब करेंगे। मुझे सिर्फ अफसोस होगा कि वेदांत वहां पर आ नहीं पाएगा क्लास में। पूर्वा तुम आओगी ना पक्का? अच्छा तुमने कोर से पढ़ा तो तब यूटिलिटी वाला पार्ट समझ में आया, बट अब क्लियर हो गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखो तो हमने मंडे से स्टार्ट किया ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन। हम एवरेज में 3.5 4 घंटे का रोज का हमारा ये डिस्कशन हुआ है, ठीक है। मतलब अराउंड 20 आवर्स में हमने पूरा रिवीजन कंप्लीट किया है। तो बेटा सोचो 20 आवर्स में मैंने आपको, और कई चीजें मैंने आपको लिटरली इतने डिटेल में बताई जो मैं शायद रेगुलर क्लास में भी इतने डिटेल में ना बताता। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि जहां जहां पर चीजें थोड़ी सी मुझे लगी वीक है तो मैंने उसको एकदम स्क्रैच से बताया आपको। ठीक है। बट मेरे बोलने का मतलब ये है कि अब सोचो इतनी अच्छी प्रिपरेशन एक बार हो जाए तो अब तो और कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे ना। मतलब आप सोचो इस अप्रोच से आप जाओगे तो 8 से 10 घंटे में आप पोर्टफोलियो रिवाइज कर लो। मतलब एक दिन उठाया आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खत्म, एक दिन उठाया आपने कॉर्पोरेट इशूअर्स खत्म, एक दिन उठाया इकोनॉमिक्स खत्म, 2 दिन में एफएसए, 2 दिन में फिक्स्ड इनकम, एक दिन में डेरिवेटिव। इस रैपिड स्पीड से आप रिवीजन कर पाओगे अपने नेक्स्ट राउंड में। बट उससे पहले ये सब एमसीक्यू और मॉक टेस्ट की सब तैयारी करो आप। ठीक है। वेदांता आई गॉट योर पॉइंट कि एफएसए में बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें अनक्लियर थी, और अब वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो क्लियर हो गई। आपको मालूम है जी, मेरा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट का पॉइंट क्या है? मैं ना बहुत बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ कि आप सब लोग जल्दी से लेवल 1 पास करो, क्योंकि मुझे ज्यादा मजा आता है लेवल 2 सिखाने में। बट उसके लिए क्या है, मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक आप लोग लेवल 2 में आ जाओ। तो इसलिए ना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जितना आप लोग अपने आप के लिए ना प्रे कर रहे होगे, उससे ज्यादा प्रार्थना मैं करता हूँ आपके लिए कि भैया भगवान इन बच्चों को है ना पास करवा देना, ताकि ये लेवल 2 में मेरे पास आ सके। तो भाई उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, करो अच्छे से। ठीक है। बेटा मैं आप लोग का साथ नहीं छोड़ूंगा टिल एंड। जो डिफिकल्टी जहां पर जो प्रॉब्लम आती है आई एम देयर। ठीक है, यू नो इट। बस आप अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हटना। ठीक है। चलिए तो अब हम डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को। ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो, मुझे चाहिए कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके। चलिए।